नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज रिलेशन विद लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन कंट्रीज हैं उनके साथ। दोस्तों ये टॉपिक आजकल काफ़ी रिलेवेंट हो गया है क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अपनी एंगेजमेंट इस रीजन के अंदर बढ़ा रहा है। पहले लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत सेकेंडरी माना जाता था। ज्योग्राफी का डिस्टेंस और डायरेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की कमी इसकी बड़ी वजह थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड इंपोर्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्लोबल गवर्नेंस और उसके अलावा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन जैसे इश्यूज ने एलएसी को इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में कंबाइंड पॉपुलेशन है 65 मिलियन से ज्यादा। यहाँ की इकोनॉमीज काफी इमर्जिंग है और रिसोर्सेज भी काफी अबंडेंट हैं। ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना जैसे बड़े प्लेयर्स ग्लोबल स्टेज पर इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। वहीं कैरिबियन आइलैंड साइज में छोटे होने के बावजूद बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस और डायस्पोरा कनेक्ट के अंदर। इंडिया का लुक साउथ पॉलिसी और ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स दोनों ने जो है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज को और भी रिलेवेंट बना दिया है। साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मल्टीलैटरलिज्म के कमिटमेंट और ग्लोबल साउथ की वॉइस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश, ये सब फैक्टर्स इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को नेचुरल पार्टनर्स बनाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में ट्रिनिडाड एंड टोबाको, अर्जेंटीना और ब्राजील का विजिट किया। ब्राजील में उन्होंने ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया और लैटिन अमेरिका को ग्लोबल साउथ में क्रिटिकल पार्टनर के रूप में हाईलाइट किया। ट्रिनिडाड एंड टोबागो में उन्हें उस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबागो इससे सम्मानित किया गया। ये ऑनर सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि कैरिबियन कंट्रीज भी इंडिया के साथ अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पे 6th जनरेशन इंडियन डायस्पोरा के लिए ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडियन कार्ड्स एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट की। डायस्पोरा डिप्लोमेसी हमेशा से इंडिया की स्ट्रेंथ रही है और कैरिबियन के अंदर तो ये बॉन्ड काफी डीप है। अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को और सबसे पहले देखते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को। दोस्तों इंडिया और ब्राजील के बीच में डिफेंस टाइज काफी डीपन हो रहे हैं। दोनों कंट्रीज ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 2+2 पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग भी लॉन्च किया। ये वही फॉर्मेट है जो इंडिया ने यूएस और जापान जैसे पार्टनर्स के साथ अडॉप्ट किया है। इसका मतलब है कि लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज को इंडिया सिर्फ ट्रेड पार्टनर की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह भी ट्रीट कर रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंडियन ओशन अवेयरनेस में भी कोऑपरेशन काफी ग्रो हो रहा है। अगर बात करें रिसोर्स सिक्योरिटी की तो ये भी काफी इक्वली क्रिटिकल है। दोस्तों आप जानते हैं कि लिथियम आज की इकोनॉमी के लिए ऑयल जितना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और रिन्यूएबल ट्रांजिशन के लिए लिथियम की रिसोर्स है। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया का रीजन लिथियम ट्रायंगल कहलाता है और यहाँ पे वर्ल्ड का जो लिथियम रिजर्व है उसका 75% यहीं पे अवेलेबल है। इंडिया ने इस एरिया में अपना पहला लिथियम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि KABIL ने, जो कि इंडिया की कंपनी है, इसने अर्जेंटीना की कैमियन कंपनी के साथ मिलकर लिथियम ब्लॉक्स एक्सप्लोर और माइन करने का एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो स्टेप है इंडिया की ग्रीन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी हिस्टोरिक है। लिथियम के अलावा कॉपर, सिल्वर और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और जो क्रूड ऑयल है वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से इंडिया को सप्लाई होते हैं। फूड सिक्योरिटी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। अर्जेंटीना सोयाबीन ऑयल का टॉप सप्लायर है। पल्सेस, शुगर और एडिबल ऑयल्स भी इंडिया को इस रीजन से रेगुलरली इंपोर्ट होते हैं। पॉपुलेशन ग्रो होने और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने के साथ साथ इंडिया को स्टेबल फूड सोर्स चाहिए और लैटिन अमेरिका इस गैप को भर सकता है। अब इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस को डिटेल में देखते हैं। 2023-24 में इंडिया और जो लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज हैं इनका ट्रेड $35.7 बिलियन तक पहुंच चुका है। इंडिया यहाँ से ऑयल, कॉपर, गोल्ड और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करता है और वहाँ फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। ब्राजील, मैक्सिको, चिली और अर्जेंटीना हमारे बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं। इंडियन कंपनीज ने पिछले 15 सालों में $12 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है IT, फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, माइनिंग, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर। TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी इंडियन IT कंपनीज ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना में हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। इंडिया और मर्कोसुर कंट्रीज के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट
ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो मर्कोसूर है ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है जिसके अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे जैसे कोर जो मेंबर कंट्रीज हैं उस रीजन की, वो सब इंक्लूड है। इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से कुछ सिलेक्टेड गुड्स पर टैरिफ जो है रिड्यूस हुए हैं। अगर फ्यूचर में इसे एक्सपेंड करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए तो इंडिया और जो एलएसी ट्रेड है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। एनर्जी कोऑपरेशन भी काफी क्रिटिकल है। वेनेजुएला, मैक्सिको और ब्राजील से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट्स इंडिया और एलएसी इंपोर्ट्स का 30% रिप्रेजेंट करता है। ब्राजील और इंडिया बायोफ्यूल्स और एथेनॉल प्रोजेक्ट्स पर काफी कोलैबोरेट करते हैं। बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स इनिशिएटिव दोनों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करता है। अब कैरिबियन पर आते हैं। इंडिया ने कैरिकॉम यानी कैरिबियन कम्युनिटी को रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलेंस प्रोजेक्ट के लिए $140 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कई आइलैंड पर डेवलप हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज कैरिबियन नेशन के लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है और इंडिया की सपोर्ट वहां गुडविल क्रिएट करती है। मल्टीलेटरल फोरा में भी इंडिया और एलएसी की पार्टनरशिप काफी डीप है। ब्रिक्स में ब्राजील और इंडिया कोर मेंबर्स हैं और IBSA डायलॉग फोरम जिसके अंदर इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये आते हैं, ये डेमोक्रेटिक साउथ साउथ कोऑपरेशन का मॉडल है। उसके अलावा G4 ग्रुपिंग में इंडिया और ब्राजील साथ हैं जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए पुश किया जाता है। उसके अलावा सीलैक और कैरिकॉम जैसे रीजनल ग्रुप्स में इंडिया एक्टिवली डायलॉग करता है। सेंट्रल अमेरिकन के लिए SICA और साउथ अमेरिका के लिए मर्कोसर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो चैलेंजेस हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना का। चाइना ने पिछले 20 सालों में लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड को 35 टाइम्स बढ़ा लिया है। माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनीज डोमिनेट करती हैं। स्पीड और स्किल दोनों में चाइना इंडिया से बहुत आगे है। दूसरा चैलेंज है रीजनल इंटीग्रेशन वीकनेस। मर्कोसर्स इंटरनली काफी डिवाइडेड है। कुछ मेंबर्स बायलैटरल डील्स प्रेफर करते हैं जबकि बाकी कलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। कनेक्टिविटी कॉस्ट है वो भी काफी हाई है। ज्योग्राफी की वजह से डायरेक्ट शिपिंग रूट्स और एयर लिंक्स लिमिटेड है। इसका असर ट्रेड और कम्पिटिटिवनेस पर पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया ट्रेडिशनली साउथ एशिया, अफ्रीका और ईस्ट एशिया को टॉप प्रायोरिटी देता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अक्सर लास्ट फ्रंटियर की तरह ट्रीट की जाती हैं। लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स भी काफी हैं। यहाँ पे स्पेनिश और जो पोर्टुगीज लैंग्वेज हैं वो डोमिनेट करते हैं। कैरिबियन को छोड़ दें तो इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रोंग नहीं है जिसकी वजह से कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है काफी लिमिटेड है। अब दोस्तों जो आगे का रास्ता है उसको देखते हैं। अगर आगे के रास्ते की बात करें तो इंडिया को पॉलिटिकली एंगेजमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज करनी होगी। हाई लेवल डायलॉग्स रेगुलर होने चाहिए। इकोनॉमिक लिंकेजेस डीपन करने होंगे। मर्कोसर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ एक्सपेंड करना होगा। कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर्स और शिपिंग रूट्स लॉन्च करने होंगे। टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन को बूस्ट करना होगा। इंडिया की IT एक्सपर्टीज और लैटिन अमेरिका की रिसोर्स को कंबाइन करके ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। उसके अलावा दोस्तों प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट जो है वो काफी क्रिटिकल है। ट्रेड मिशंस, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और स्टार्टअप्स MSMEs को एनकरेज करना होगा कि वो LAC मार्केट एक्सप्लोर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि इंडिया और LAC का जो रिलेशन है आज एक न्यू फेज में एंटर कर चुके हैं। जो रीजन कभी डिस्टेंट माना जाता था आज मिनरल्स, एनर्जी, फूड और जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है उसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस कोऑपरेशन का एक नेचुरल पार्टनर बन गया है। अगर इंडिया अपनी एंगेजमेंट को और सिस्टमेटिक बनाए, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करे और कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करे, साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करे, तो ये रिलेशनशिप साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक अच्छा मॉडल बन सकता है। इंडिया और लैटिन अमेरिकन दोनों डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हैं। दोनों सस्टेनेबिलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देते हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए दोनों रीजन्स ग्लोबल ऑर्डर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकते हैं और ग्लोबल साउथ की कलेक्टिव वॉइस को और पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों यही फ्यूचर है इंडिया और LAC रिलेशंस का। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।